हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का एक और वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं। उसके बाद हम देखेंगे हिंदुस्तानी। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था हरियाणी हो गया था, दक्षिणी दक्षिणी का हमने पढ़ लिया है, देख लिया, मैंने बता दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। अब हम देखने वाले हैं इसकी विशेषताएँ। खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी हिंदी में मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजन इसमें भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ग, ग तथा फ जैसी ध्वनियाँ अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। ड़ के स्थान पर ड का प्रयोग करने की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे पड़ा को पड़ा बोलेंगे। ओके। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण काफ़ी ध्वनियों में दिखाई देता है। महाप्राण जैसे मूरख, ख को क कर दिया, ख क, मुझे मुझे, धोखा धोखा, ऐसे कर दिया इसे, ठीक है। तो महाप्राण ध्वनि का अल्प प्राणीकरण ध्वनि। ओके। कहीं कहीं अल्प प्राण ध्वनियों का महाप्राणीकरण भी होता है, जैसे पलक पलक, पहचान पछान, इस तरीके से। एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों के विपर्य की प्रवृत्ति दक्षिणी की एक प्रमुख विशेषता है। जैसे लखनऊ को ल की जगह पे लखलऊ, मतलब नखलऊ। कीचड़ को चीकड़, मतलब को मतबल, यानी कि उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। लखनऊ यहाँ पे हम देख रहे हैं लखनऊ है, तो ल की जगह पे न कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर ल की जगह पे जहाँ न है वहाँ पे ल कर दे रहे हैं। कीचड़ को चीकड़ कर दे रहे हैं, मतलब को मतबल। सर्वनाम व्यवस्था इस प्रकार है। उत्तम पुरुष में मेरे को, हमन, मंज, मुझ। मध्यम पुरुष में तुझ, तुम्हें, आपही। अन्य पुरुष में उनन, उनने। अन्य सर्वनाम में जित्ता, जित्ती, उत्ता, उत्ती, ठीक है। जैसे बोलते ना, उत्ता दिया है, जित्ता बोला था, उत्ता किया है, ठीक है। इतनी सी जैसे बोलेंगे तो इत्ती सी, इतना सा तो इत्ता सा, इस तरीके से। क्रिया व्यवस्था के प्रमुख प्रयोग इस प्रकार हैं। वर्तमान काल अ है, नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, है, हो, हूँ, इस तरीके से वर्तमान काल बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, अ है, हैं, हूँ, हैगा। जबकि हिंदी में हैगा तो कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं, राइट। भूतकाल में कहया, ऐसा बोलिया था, थया। भविष्य काल में होंगा, होंगे, होंगी, चलसी, चलसी, चलसूँ। तो ये भविष्य काल में यूज़ होता है। होंगा, होंगे, होंगी तो नॉर्मली हम हिंदी में भी बोलते हैं, बट चलसी, चलसूँ इसमें दक्षिणी हिंदी में है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। भूतकाल की क्रियाओं में यकर प्रत्यय का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे आकर का आयकर, रोक कर तो रोकर को रोएकर, ठीक है। रोएकर, जैसे हमने बोला कि वो रोकर गिर पड़ी, तो अभी इसमें क्या होगा, वो रोएकर गिर पड़ी। दक्षिणी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली ही सर्वाधिक प्रचलित रही। इसमें फारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते गए। ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, हिंदुस्तान प्लस ई। धीरेन्द्र वर्मा, ग्रियर्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह नाम अंग्रेज़ों ने दिया है। हाँ, ऐसा हम भी मानते हैं कि हिंदुस्तान पहले हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान बोलते थे वो लोग, फिर वही चीज़ बाद में हिंदुस्तान हो गया। तुजुक ए बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है। यानी कि पहले क्या था, हिंदी था या हिंदवी था, ठीक है, हिंदुस्तानी। लेकिन बाद में ना हिंदुस्तान क्या हो गया, उर्दू शब्द हो गया। हिंदुस्तानी में तद्भव तथा प्रचलित संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था दक्षिणी भाषा, तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने।
कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, और लास्ट के वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले भी अपलोडेड हैं, और जो भाषा उपभाषा है वो सब भी हमने देख लिया। संस्कृत भाषा के जो 2 प्रकार, फिर पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, वो सारी देख लिए हम। ठीक है, फिर हमने देखा पूर्वी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, इस तरीके से जितनी उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा अवधि की तुलना, यहाँ पे समझिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, यहाँ तक हम भी इसमें समझ लेते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंतर का आधार तो देखो, उद्भव, उपभाषा वर्ग, भौगोलिक विस्तार, साहित्यिक विकास, उच्चारण की प्रवृत्ति, अ का उच्चारण, कई सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अब उद्भव कैसे हुआ खड़ी बोली का? शौर सेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से, ब्रजभाषा का शौर सेनी अपभ्रंश से, अवधि का अर्धमागधी अपभ्रंश से, यानी खड़ी बोली और ब्रजभाषा का शौर सेनी अपभ्रंश से ही हुआ है, इसका उत्तरी रूप से हुआ है, और अवधि का अर्धमागधी, अवधि अर्धमागधी, ऐसे याद करो, अवधि अर्धमागधी, तो इस तरीके से हुआ है अवधि का। उपभाषा पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधि रूप है, यानी खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधि रूप है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से संबद्ध पर अवधि से अत्यंत निकटता है। पश्चिमी हिंदी से संबद्ध है ये, लेकिन अवधि से बहुत ज़्यादा निकटता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके ज़्यादा नज़दीक है। पूर्वी हिंदी उपभाषा का प्रतिनिधि रूप। भौगोलिक विस्तार इसका क्या है? तो खड़ी बोली का भौगोलिक विस्तार मेरठ केंद्र है, दिल्ली से देहरादून तक तथा अंबाला से हिमाचल के आरंभ तक का संपूर्ण क्षेत्र। मेरठ तो केंद्र है, मेरठ ही क्या है? सेंटर है, सेंटर में है। और देहरादून, दिल्ली से लेकर देहरादून तक। ठीक है, इसका शॉर्टकट ऐसे निकाल सकते हो, अम्बा, दुर्गा माता का नाम अम्बा है ना, तो ऐसे समझ सकते हो कि अम्बा हैं जो मेरठ में खड़ी हैं और दिल्ली से देहरादून तक उनके हाथ फैले हैं। दुर्गा माँ हैं, उनके हाथ तो कहीं तक भी फैल सकते हैं, तो ऐसा समझ लो कि अम्बा मेरठ में खड़ी हैं, खड़ी बोली, यानी अम्बा मेरठ में खड़ी हैं और दिल्ली से देहरादून तक उनके हाथ लंबे हैं, ऐसे समझ लो, सिर्फ लर्न करने के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ब्रजमंडल का संपूर्ण क्षेत्र मूलतः मथुरा, वृंदावन, आगरा, हरियाणा का भी कुछ भाग जैसे पलवल, होडल। देखिए ये बहुत इजी है, जब ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा कहाँ चलता है, कहाँ थे कृष्ण भगवान, तो यही सब है ना उनका। एक तो पहली बात तो ब्रजमंडल का संपूर्ण क्षेत्र, ब्रज का ब्रज भाषा है तो ऑब्वियसली ब्रजमंडल तो होएगा ही उसमें। मथुरा, वृंदावन सब इसके ही पार्ट है ना, ब्रज का ही। आगरा ले लो बाजू में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का कुछ भाग, पलवल, होडल। अवधि कैसे इजी है, ये तो और भी इजी है। कैसे? अवधि यानी अयोध्या, सिंपल सी बात है, अवध से ही अवधि आया है नाम उसका, बहुत सिंपल। अवध से ही, अवध यानी अयोध्या, तो अवध से अवधि आया है, तो आपका अवधि कहाँ कहाँ होगा? अयोध्या, सीतापुर। लखन कहाँ के थे? लक्ष्मण कहाँ के थे? लखन, वो भी अयोध्या के थे, सीता के देवर। तो ये सब लखन यानी लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, ठीक है, ये सब के सब कहाँ पे आया? अवधि में आया। सुल्तान यहाँ पे समझ लीजिए राम जी को, सुल्तान थे ना, राजा थे। वैसे राजा अलग होते हैं, सुल्तान अलग होते हैं। राजा होते हैं हिंदुओं में और सुल्तान होते हैं मुस्लिमों में बोला जाता है। और वो तो बट आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि सुल्तान का मतलब होता तो किंग ही है, तो राम जी क्या थे? किंग थे। तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर भी उसमें आ गया। तो लखन, सुल्तानपुर, यानी यहाँ पे सुल्तानपुर किसको समझ के चलोगे? राम जी को। तो लखन, लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, सीतापुर, ये सब ऐसे समझ लो कि ये सब उनके ही नाम पे बने हुए हैं। और वो अवधि में ये सब इन क्षेत्रों में बोला जाता है। विदेश में फिजी और त्रिनिदाद में, ठीक है। अब त्रिनिदाद में क्या है? त्रिनिदाद यानी त्रिदेव में से तो एक है ना राम जी।
त्रिदेव में से एक है राम जी यानी विष्णु जी, वही त्रिनिदाद यानी त्रिदेव में से एक त्रिनिदाद। इस तरीके से बाकी का याद करो और फीजी फैजाबाद याद कर लो बाद में, फीजी फैजाबाद, ठीक है। ऐसे समझ लो कि अवधि जो त्रिदेव हैं, त्रिनिदाद, त्रिदेव त्रिनिदाद कौन है? राम जी, सुल्तानपुर राम जी, लखन, अयोध्या, सीतापुर और रायबरेली, फीजी फैजाबाद, ऐसे याद कर लीजिए। साहित्यिक विकास में देखिए 19वीं सदी में से पूर्व विशेष नहीं। सिद्धनाथ, खुसरो, रहीम, संत काव्य, दक्षिणी हिंदी में आरंभिक रूप 19वीं सदी से तीव्र आरंभ, अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, मानक हिंदी का मूलाधार। यानी कि अगर हम साहित्यिक विकास की बात करें तो 19वीं सदी में ना कुछ 19वीं सदी से पूर्व यानी 19वीं सदी से पहले कुछ खास नहीं है। और जो साहित्यिक रचनाकार हैं इस टाइम पे तो कौन कौन है? सिद्ध नाथ, खुसरो, रहीम, संत काव्य, दक्षिणी हिंदी में आरंभिक रूप। 19वीं सदी में 19वीं सदी से तीव्र आरंभ हुआ यानी 19वीं सदी से पूर्व कुछ विशेष नहीं, 19वीं सदी के बाद से काफ़ी इसका 19वीं सदी से तीव्र आरंभ हुआ, लेकिन अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कुछ भी इसमें कोई कंपटीशन नहीं, मानक हिंदी का मूलाधार है ये। क्या खड़ी बोली। आदिकाल में पिंगल की परंपरा में उपस्थित ब्रजभाषा किसमें लिखा गया? मतलब ब्रजभाषा को ही क्या बोला गया? पिंगल की परंपरा। प्राकृत पैंगलम, पिंगल पैंगलम एक ही जैसा है। प्राकृत पैंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पृथ्वीराज रासों में आरंभिक रूप, नाथ साहित्य व खुसरो की कविताओं में भी द्रष्टव्य, सूरदास, रीतिकाल, अखिल भारतीय साहित्यिक भाषा, सबसे लंबा इतिहास रहा है इसका। तो अगर ये देखेंगे तो क्या क्या है? प्राकृत पैंगलम है, उक्ति व्यक्ति, ये सारी रचनाएं हैं। प्राकृत पैंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पृथ्वीराज रासो, इसमें आरंभिक रूप इसके मिलते हैं। नाथ साहित्य व खुसरो की कविताओं में भी, नाथ यहाँ पे भी देखा हमने, नाथ साहित्य और खुसरो की कविताओं में भी ये देखने को मिलता है ब्रजभाषा। सूरदास यानी रीतिकाल, अखिल भारतीय साहित्यिक और भारत का सबसे भाषा, ये भाषा जो है सबसे लंबा इतिहास रहा है इसका। अवधि की बात करें तो क्या कौन कौन सी साहित्यिक विकास है, कौन कौन सा है साहित्यिक रचनाएं? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में आरंभिक रूप, यानी इस अवधि है ना उसका आरंभिक रूप इसमें भी देखने को मिलता है। ये भाषा और ब्रजभाषा दोनों ही है। आरंभिक रूप पुनः सूफियों के बाद ही, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, हिंदू प्रेमाख्यानकर, अभी भी कुछ कवि बालभद्र प्रसाद दीक्षित आदि, अभी भी कुछ कवि हैं अवधी भाषा में। अगर हम देखें ना तो अवधी लैंग्वेज में लिखने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अवधी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, नॉर्मल आजकल के कवि भी तो मिल जाएंगे। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उच्चारण की प्रवृत्ति हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद भी और है वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आप ईजिली देख पाओ।